हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंप्लीट स्टडी में। डियर स्टूडेंट, अपना जोश हमारे साथ बनाए रखिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत कीजिए। तो दोनों अगर हम मेहनत करेंगे तो इस कारवां को हम बुलंदी तक पहुंचा सकते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फंक्शंस की बात की थी और आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। एक बार पुनः रिकैप करेंगे फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शंस के ग्राफ और उसके डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात यहाँ पर की जाएगी। आपको बहुत मजा आने वाला है, तो एंजॉय कीजिए मेरे इस लेक्चर को। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन से। फंक्शन की डेफिनेशन जो है, जो उसकी परिभाषा है, उसको जो हमने संबंध की परिभाषा पढ़ रखी है, संबंध के बारे में जो हमने जाना है, समझा है, उससे हम इसको रिलेट करते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है, नॉन एम्प्टी सेट, और एक दूसरा नॉन एम्प्टी सेट बी है, तो हमने इस तरह से इसमें एक रिलेशन हमने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में। तो उसी को हम रिलेट करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन से। तो किसी अरिक्त समुच्चय ए से बी में परिभाषित कोई संबंध आर फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। एक बार पुनः मैं बताता हूं। सपोज दैट A इज इक्वल टू सपोज आपका 1, 2 एंड 3। ये हमारे पास एक सेट है, इसमें हमने 1, 2 एंड 3 लिख दिया। और एक दूसरा सेट है B, इसमें हमारा है 2, 3, 4 एंड 5। ये दूसरा सेट है, राइट। तो दूसरा सेट जो B है उसको हम उसके एलिमेंट लिखेंगे 2, 3, 4, 5। सपोज दैट ए से बी में एक रिलेशन आपको दिया है, ए से बी में डिफाइंड कोई रिलेशन आर आपको दिया है। ये दिया है आपको ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। ये आपको रिलेशन दिया है। तो ये रिलेशन क्या फंक्शन होगा? हमारी डेफिनेशन कहती है a relation R from a non-empty set A to B is called a function. If each element of A has one and only one image in B. तो यहां पर देखिए, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम जो रिलेशन R है इसको रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो A को जब हम इनपुट 1 देंगे तो B हमारा 2 आएगा, यानी कि 1 की इमेज हमारी 2 आएगी। इसी तरह से 2 की इमेज हमारी 3 आएगी और 3 की इमेज हमारी 4 आएगी। इस प्रकार से हमको सेट A और सेट B में जो रिलेशन डिफाइंड है उससे हमको रिलेशन के एलिमेंट्स मिल गए। तो इसको हम इस तरह से अगर मैपिंग से दिखाएं तो 1 की इमेज हमारी 2 है, 1 की इमेज हमारी 2 है, इस तरह से 2 की इमेज हमारी 3 है और 3 की इमेज हमारी 4 है। तो जो हमारी डेफिनेशन कहती है ए के प्रत्येक अवयव का, यानी कि जो हम फंक्शन को लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो हम लिखते हैं तो यहां पे आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंप्लाइज F1 इज इक्वल टू 2। 1 की इमेज हमारी 2 है। जब हम 1 इनपुट देते हैं तो हमको 2 मिलता है। अगर हम 2 इनपुट इसको देते हैं तो हमें 3 मिलता है और जब हम 3 इनपुट देते हैं तो हमको 4 मिलता है। तो यहां पर जो दो कंडीशन है, कंडीशन जो प्रतिबंध है किसके लिए? हमारे फलन के लिए। सबसे पहला तो है प्रत्येक अवयव
प्रांत में, ये भी हमने बताया था, डोमेन में या प्रांत में, हिंदी में लिख देता हूं मैं, प्रांत में प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज एन इमेज इन सेट बी। यानी कि प्रांत के, यानी कि डोमेन का जो प्रत्येक अवयव है उसकी कुछ न कुछ इमेज हमारी अवश्य है। और सेकंड हमारी जो कंडीशन है, एक और केवल एक प्रतिबिंब। यानी कि हमारी ये दो कंडीशन आप नोट कर लीजिए, इसको आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। प्रांत में प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए। तो यहां पर आप देखिए, इसकी एक ही इमेज है 2 है, इसकी 2 की एक ही इमेज है 3 है, 3 की एक ही इमेज है 4 है। तो इस तरह से यहां पे 5 हमारा बच गया है, लेकिन इससे कोई भी हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है। बी में अगर कोई बच जाता है, कोई सेट अगर कोई एलिमेंट अगर रह जाता है तो वो फंक्शन होता है। बट कंडीशन क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज हमारी होनी चाहिए। तो आगे इसमें देखते हैं थोड़ा सा और इसको इस प्रकार के कोई हम रिलेशन देखते हैं जो कि फंक्शन हमारे नहीं है। अब इसमें ऐसा है कि हम सीधे सीधे मैपिंग के थ्रू इसको समझेंगे। सपोज दैट हमारा ये सेट ए है और ये सेट बी है, फिर हमने माना a इज इक्वल टू 1 2 3 ये लिया, और b इज इक्वल टू हमने लिया 6 7 8। ठीक है, सो दैट किसी रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 माना 1 2 3 और यहाँ हमारा 6 7 8, माना 1 की इमेज हमारी 6 है, 2 की इमेज हमारी 7 है और 3 की कोई इमेज इसमें नहीं आ रही है। 3 की कोई इमेज इसमें नहीं आ रही है, तो क्या इस प्रकार का रिलेशन हमारा फंक्शन होगा? इस प्रकार का रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमने बताई थी जो दो कंडीशंस हैं फंक्शन के लिए, प्रत्येक एलिमेंट की इमेज हमारी बी में होनी चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट ए का प्रतिबिंब बी में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 3 की इमेज नहीं है, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, फलन नहीं होगा। इसी तरह से माना हमारी 3 के भी इमेज है, बट 3 की 2 इमेज आ गई, 3 की 2 इमेज आ गई 7 एंड 8, यानी कि F3 इज इक्वल टू 7 भी है और F3 इज इक्वल टू 8 भी, सपोज दैट किसी रूल के अकॉर्डिंग आता है, तो इस कंडीशन में ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। यानी कि अगर आपकी इस प्रकार की इमेजेस आती हैं, किसी एलिमेंट की 2 इमेज आती हैं या 3 आती हैं, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। अगर आपका कभी अगर इस तरह से होता है, इसी को हम समझते हैं ध्यान से, माना हमारा किसी रूल के अकॉर्डिंग 6 7 8, माना 3 की 8 इमेज है और 1 की 6 है, 2 की भी 6 है, तो क्या ये फंक्शन होगा? नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में 1 2 3, तो ये हमारा फंक्शन होगा। 1 और 2 की एक ही इमेज है 6 है, 2 की भी एक ही इमेज है 6 है, यानी कि अगर हमारा कन्वर्जिंग होगा तो वो फंक्शन हो सकता है, अगर डाइवर्जिंग होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। ये डाइवर्जिंग है और ये कन्वर्जिंग है, तो कन्वर्जिंग अगर हमको दिखता है तो वो फंक्शन होगा और डाइवर्जिंग वाला फंक्शन नहीं होगा। और दूसरी डेफिनेशन भी, अगर फंक्शन की आपके कई बुक्स में आपको अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसको समझना है कि फंक्शन कोई रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा, उसको समझना है। कई किताबों में आपको इस प्रकार से मिलेगा, लेट ए एंड बी
be two non-empty sets of real numbers, then a function f is a rule assigns exactly one element y belongs to b to each element x belongs to a is a function, और फंक्शन को हम मैपिंग भी कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास दो कोई नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए और बी, और अगर हम इसको जनरलाइज करें तो सेट बी में कोई एलिमेंट वाई अगर आप लेते हैं तो उससे असाइंस, यानी कि उससे असाइन एक्स का वो वन एंड ओनली वन, एग्जैक्टली वन इमेज हो गई बी में एक्स की। यानी कि x अगर हम इसको जनरलाइज x कर दें, सभी को x कह दें, और x की एक ही इमेज है और वो क्या है आपकी y अगर होगी, तो इस प्रकार का रिलेशन या इस प्रकार का रूल हमारा फंक्शन कहलाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। हाँ, तो बच्चों आइए देखते हैं कुछ रियल वैल्यूड फंक्शन। इसके बारे में आपको समझना आगे की पढ़ाई के लिए, जो कि कक्षा 12 में जो आपका फंक्शन वाला जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है उसको समझने में आपको आसानी होगी। तो इसमें जो कक्षा 11th में आपके जो फंक्शन दिए हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन वास्तविक मान फलन किससे कहते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसकी आपको डेफिनेशन बताई थी। उसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है, कोई फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है यदि उसका जो रेंज है, उसकी जो परिसर है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं या वास्तविक संख्याओं का कोई उपसमुच्चय होता है। यानी कि ए फंक्शन इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन इज ए रियल वैल्यू और ए सबसेट ऑफ रियल वैल्यू। यानी कि जो हमको मिलता है, जो आउटपुट हमको मिलता है, अगर वो रियल वैल्यूज हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, या वास्तविक संख्याओं का कोई उपसमुच्चय सबसेट है, तो उसको हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन जो हमारे यहाँ पर दिए गए हैं वो हमने लिख दिए हैं यहाँ पे। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन है, इसको आप इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। मैंने ये डायग्राम जो ये फिगर बनाया है, इससे आप इसको आपको समझने में और इसको याद करने में आसानी होगी, इसलिए हमने ये पूरा यहाँ पे लिख दिया है। आगे इसके हम ग्राफ और इसके डोमेन और कोडोमेन रेंज की बात करेंगे। तो आइडेंटिटी फंक्शन को हिंदी में कहते हैं तत्समक फलन, तत्समक फलन, ठीक है। और इसी प्रकार से कांस्टेंट फलन को कहते हैं हम अचर फलन, और पॉलिनोमियल को हम कहते हैं बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन। इसी प्रकार से रेशनल फंक्शन को हम कहते हैं, एफ एन का मतलब फंक्शन निकालने, इसको हम कहते हैं परिमेय फलन। ध्यान दीजिए बिल्कुल। मॉडुलस फंक्शन जिसको हम कहते हैं मापांक फलन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन जिसको हम कहते हैं चिन्ह फलन, और GIF इसका मतलब है महत्तम पूर्णांक फलन, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर मीन्स पूर्णांक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इस प्रकार से हमारे ये फंक्शन है। अब इसमें देखते हैं हम तत्समक फलन किस प्रकार का होता है। तत्समक फलन जो होता है इसमें y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। ध्यान रहे कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो हमारा ये फलन जो होगा वो फलन किस कैटेगरी में आएगा, हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। इसी तरह से अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी अगर होता है तो ये फंक्शन हमारा होगा कांस्टेंट फंक्शन। इसी तरह से अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस, इसको थोड़ा सा बड़ा हम बना देते हैं,
y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डेटा डैश an x की पावर n। अगर इस प्रकार का फंक्शन है तो ये हमारा कहलाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी कि बहुपदी फलन। रेशनल फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो y इज इक्वल टू fx अपॉन gx, वेयर gx इज नॉट इक्वल टू 0, ये फंक्शन हमारा कहलाएगा रेशनल फंक्शन। इसी तरह से मापांक फंक्शन जो हमारा है फलन मॉडुलस फंक्शन, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू मॉड x, ये फंक्शन हमारा मॉडुलस फंक्शन है। और जब हम चिन्ह फलन की बात करते हैं सिग्नम फंक्शन की, तो y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x, ये हमारा सिग्नम फंक्शन है। और y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू, इसको हम एक बड़े ब्रैकेट के अंदर अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये तो हुए हमारे रियल वैल्यू फंक्शन। इसके अलावा भी आप फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें दो फंक्शन और आप पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे आप एक्सपोनेंशियल फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको हम कहते हैं चरघातांकी फलन। इसको हम अपने अगले लेक्चर में लेंगे। और दूसरा आप पढ़ेंगे इसमें लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन यानी कि लघुगणकी फलन। इसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, आज हम इतना ही इसमें देखेंगे। तो आइए देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ देखते हैं, और ग्राफ के बाद हम देखते हैं उसके डोमेन और रेंज। पहले इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन हमारा क्या होता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है, ए फंक्शन f such that r to r is a function f such that r to r is called identity function if it defined as fx is equal to x। यानी कि कोई फंक्शन हमारा f r to r, जिसका r हमारा क्या है डोमेन है और r हमारा दूसरा सेट है वो हमारा कोडोमेन है, इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं अगर ये fx इज इक्वल टू x के द्वारा डिफाइंड है। डेफिनेशन आप अलग तरीके की भी लिख सकते हो, इफ ए फंक्शन f, ऐसे भी लिख सकते हो, इफ ए फंक्शन f सच दैट r to r इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इफ ए फंक्शन f सच दैट r to r is defined as fx is equal to x, ऐसे भी हमको समझना है। इफ ए फंक्शन fx f such that r to r is defined as fx is equal to x, यहाँ पर एक चीज और लिख देंगे, फॉर ऑल x belongs to r, r means रियल नंबर्स। यदि कोई फंक्शन हमारा इस तरह से डिफाइंड है, a function fx r to r is defined as fx is equal to x, then this type of function is called identity function। अगर कोई फलन fx is equal to x की तरह अगर है तो ये फलन हमारा कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसको आप नोट कर लीजिए इस डेफिनेशन को। अब देखते हैं इसका ग्राफ देखते हैं। तो ये इस फंक्शन की बात हमने पहले लेक्चर में भी की थी, एक बार पुनः इसको हम रिपीट कर रहे हैं। fx इज इक्वल टू x का अगर हम ग्राफ खींचेंगे
तो आपको पता है कि सिंपल सी वैल्यू लेंगे हम। यहाँ पे आपका आएगा इनपुट। इनपुट का मतलब आपको पता रखा हमने, एक हमारे पास मशीन है, यहाँ हम इसको इनपुट देते हैं x, और यहाँ से हमको आउटपुट मिलता है y इज इक्वल टू fx। ठीक है, ये आपकी मशीन है। ठीक है नहीं, अब ये मशीन जो कार्य कर रही है fx को x में ही कन्वर्ट कर रही है, यानी कि हम जो भी इसको इनपुट दे रहे हैं ये वही निकाल के हमको दे रहा है। अगर हम इसको 1 देते हैं तो ये हमको 1 ही दे रहा है। अगर हम इसको 0 देते हैं, अगर हम इसको 0 देते हैं तो ये हमको 0 ही देता है। अगर इसको 2 देते हैं तो ये 2 देता है। अगर -2 देते हैं तो -2 देता है। अगर 3 देते हैं तो ये 3 हमको देता है। और अगर इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ग्राफ इसका जो होता है वो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2, इस प्रकार से ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपने कोऑर्डिनेट में ये पढ़ रखा है, छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है। -1 -2 -3 -1 -2 -3, ये बराबर दूरी पर हमने ले लिए। तो 0 0 हमारा ये पॉइंट आ गया, 1 1 ये पॉइंट आ गया, 2 2 हमारा ये आ गया, -1 ये आ गया। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं। तो ये ग्राफ जो सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x का ग्राफ है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देने की बात है, जो हम इसकी बात कर रहे थे डोमेन की बात हम कर रहे थे, और डोमेन इसका क्या होगा, यानी कि द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, यानी कि फंक्शन की ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिसमें कुछ ना कुछ हमको मिलता है, यानी कि जो हमारा स्पेसिफिक थिंग्स की बात कर रहे थे हम मशीन के लिए। तो स्पेसिफिक थिंग में हम इसमें कोई भी रियल नंबर अगर इनपुट करते हैं तो हमको आउटपुट मिल जाता है, और वही मिलता है। अगर हम इसमें 0 इनपुट करेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा, अगर हम इसमें 1 इनपुट करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको जो भी मिलेगा कुछ न कुछ वास्तविक मिलेगा, और सभी कुछ भी हम वास्तविक नंबर, कोई रियल नंबर हम इसमें इनपुट दे सकते हैं। तो इसका डोमेन हो जाएगा R, और इसका जो कोडोमेन होगा वो भी हमारा, वो हमको दिया रहेगा, वो हमारा R होगा। और रेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेंज का मतलब होता है तो सेट ऑफ वैल्यूज, इसको हम एक बार पुनः रेंज की डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं। इसको हम कहते हैं सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx के जो वैल्यूज हमें मिलती हैं दैट इज कॉल्ड रेंज। तो यहां पे हमको जो भी मिल रहा है, जो हमारा डोमेन है वही हमारा रेंज भी आता है। तो इसका डोमेन R, कोडोमेन R, और रेंज भी क्या होगा, R होगा। R को लिखने का तरीका आपका क्योंकि R मीन्स रियल नंबर, यानी कि -∞ टू +∞, ये एक ही चीज है। इसको हम हमेशा जब इनफाइनाइट इंटरवल को इस तरह से दर्शाते हैं तो हमेशा इनफाइनाइट के साथ छोटा ब्रैकेट लगता है। तो इस का भी आप ध्यान रखिए। रियल नंबर R कहेंगे या -∞ टू +∞ कहेंगे, तो ये होगी इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज, और हमने इससे पहले इसका ग्राफ बताया था। तो आगे देखते हैं अगला फंक्शन। हाँ, तो अगला जो फंक्शन है हमारा ये है अचर फलन, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसमें क्या होता है कि हम कुछ भी इनपुट अगर उसको देते हैं, मशीन को कुछ भी देते हैं, तो वो हमेशा एक ही चीज बाहर निकालती है। तो इस प्रकार का फंक्शन हम कहते हैं इसको कांस्टेंट फंक्शन। जैसे इसके एग्जांपल भी आपने कोऑर्डिनेट में पढ़े हैं, उसको अभी डिस्कस करते हैं। अगर हम इसका ग्राफ देखना चाहें तो 0 1 2 3 4 -1 -2 -1 -2 -3 -4, इस तरह से अगर हम इसको 0 देते हैं, अगर हम इसमें x की वैल्यू f0 रखते हैं तो f0 की वैल्यू हमारी 2 आती है। यानी कि 0 पे हमारा 1 2 सपोज 2 है, तो 0 पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि हमारी x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2। इसी तरह से जब हम इसको 1 देते हैं
वन इनपुट, वो ये एक्स एक्सिस में हम इनपुट देते हैं और जो हमको मिलता है वो हमको वाई एक्सिस में मिलता है। अगर इसको हम वन इनपुट देते हैं तो ये हमको देता है f1 की वैल्यू भी हमारी कितनी आती है, 2 ही आती है। तो ये वाला पॉइंट हमको मिल जाएगा। f अगर -1 करेंगे तो भी हमको 2 ही मिलेगा, f -1 पर भी हमको क्या मिलेगा, 2। इसी तरह से 3 पर भी हमको 2 मिलेगा। 2 डिस्टेंस ये हमारी जो आउटपुट है ये सेम रहेगा। तो अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे -2 पे भी 2, 3 पर भी 3, तो इस तरह से हमको जो ग्राफ मिलेगा ये भी स्ट्रेट लाइन मिलता है और ये स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और आपने पढ़ रखा है एक्स एक्सिस के y इज इक्वल टू के, ये आपने अगर 11th में पढ़ के रखा है, ये होती है हमारी y इज इक्वल टू के एक्स एक्सिस के समांतर किसी रेखा का समीकरण। अब ये हमारा इसका ग्राफ है और ये एफ एक्स इज इक्वल टू सी, ये इसका हमने एग्जाम्पल लिया था, एफ एक्स इज इक्वल टू हमने मान के चले थे। तो इसका जब हम डोमेन की बात करेंगे तो क्या क्या वैल्यू हम इसमें इनपुट कर सकते हैं, यानी कि किन वैल्यूज के लिए ये डिफाइंड है। तो हम देखते हैं कि हम x का कोई भी मान रखते हैं तो ये हमको वैल्यू कुछ न कुछ वैल्यू का मतलब यहाँ पर एक ही वैल्यू हमको c या यहाँ पर 2 हमने लिखा है तो 2 देता है। इसलिए इस प्रकार का जो फंक्शन होगा वो हमारा कैसा फंक्शन होगा, अचर फलन। और इसकी डेफिनेशन बिल्कुल उसी तरह से होगी जिस तरह से हमने पहले आइडेंटिटी फंक्शन की बात की थी, यानी कि इफ ए फंक्शन f such that r to r is defined as fx is equal to c is called, this type of function is called कांस्टेंट फंक्शन। यानी कि यदि कोई फलन, हिंदी में कोई फलन f such that r to r यदि, यहाँ पे यदि भी लिख देते हैं, यदि कोई फलन f r to r कोमा fx बराबर c द्वारा परिभाषित है तो इस प्रकार का फलन अचर फलन कहलाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, यदि कोई फलन f सच दैट r टू r fx बराबर c द्वारा परिभाषित है तो इस प्रकार का फलन हमारा अचर फलन कहलाता है। और अचर फलन का जो ये हमने ऊपर भी लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू c होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए सभी बच्चे। आगे हम बढ़ते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की तरफ। पॉलिनोमियल फंक्शन जिसको हम बहुपदी फलन भी कहते हैं, बहुपदीय फलन। तो आगे हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन बहुपदी फलन। ये फलन जो होता है आपका, यदि f सच दैट r टू r में परिभाषित, यदि f सच दैट r टू r में परिभाषित फलन हमारा इस प्रकार का है, fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश an x की पावर n। इस प्रकार का फंक्शन अगर है तो इस प्रकार के फलन को आप कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। अब बहुपद की जब बात आती है पॉलिनोमियल, कक्षा 9th 10th में ये आपने पढ़ा होगा। कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एक चर में या दो चर में, एक चर की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक चर वाले ही हम ले रहे हैं, एक वन वेरिएबल वाला। तो वो बहुपद कब होता है? वो बहुपद तब होता है
जब जो वेरिएबल है जो x है इसकी पावर जो है, इसकी जो घातांक है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। यानी कि अगर इसका घातांक धनात्मक पूर्णांक अगर होता है तो हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि x का जो भी आपका घात होगा 2 होगा 4 होगा तो ये हमेशा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर x की पावर -1 अगर इसमें कहीं होगा या -2 होगा तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। तो इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। माना हमारे पास फंक्शन है f(x) = x²। ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसको हम इसका ग्राफ हम देख सकते हैं और इसके बारे में आपने 11th में पढ़ भी रखा है। f(x) = x²। f(x) = x² हो सकता है। इस तरह से f(x) = x³ हो सकता है। इसी तरह से f(x) = x² + 2x + 3 ये एग्जाम्पल्स हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। f(x) = x² भी एक बहुपदी फलन है। f(x) = x³ भी एक बहुपदी फलन है। f(x) = x² + 2x + 3 भी है। f(x) = x³ + 3x² + 2x माना ऐसे लिख दिया हमने। f(x) = x³ + 2x + 9x - 6 ये भी एक बहुपदी फलन है। यानी कि इस प्रकार के जो भी फंक्शन आपको मिलेंगे वो पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएंगे। अब देखते हैं इनके ग्राफ किस तरह से बनते हैं। इसमें आपका जैसे f(x) = x² का अगर हमने ग्राफ खींचना है तो यहाँ पर एक टेबल हम बनाते हैं। टेबल में हम देखते हैं कि जो हम इनपुट दे रहे हैं वो हमको क्या आउटपुट देता है। इनपुट हमारा x होगा तो आउटपुट हमारा f(x) हो जाएगा। ठीक है, तो x में हम इसमें हमने सपोज 0 दिया तो हमको 0 का स्क्वायर 0 हुआ। अगर हम इसको 1 देंगे तो इसको हम यहाँ पर नोट भी कर दें। f(0) पे 0 का स्क्वायर यानी कि हमारा 0 हो गया। f(1) देंगे तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हुआ। f-1 देंगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही हुआ। f(2) देंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि हमारा 4 हुआ। f-2 देंगे तो -2 का स्क्वायर भी हमारा 4 होगा। इस तरह से आगे भी हम वैल्यूज इसमें इनपुट दे सकते हैं, वैल्यूज इसको दे सकते हैं। 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे हमारा 4 आ रहा है और -1 पे पहले -1 ले लेते हैं। -1 पर भी 1 ही आ रहा है और 2 पे हमारी वैल्यू 4 आ रही है। -2 पर भी 4 आ रही है। इसी तरह से 3 पर हमारी वैल्यू 9 आएगी और -3 पे वैल्यू जो हमको मिलेगी वो भी हमको 9 मिलेगी। इस तरह से ये हमने x की वैल्यू इसमें इनपुट के रूप में दी तो आउटपुट हमारा f(x) के रूप में ये आया। ठीक है, अब जब इसके हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने के बाद हम देखेंगे कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। यानी कि इसमें हम डोमेन देखेंगे क्या है इसका, दूसरा हम देखेंगे रेंज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डोमेन देख रहे हैं, हम इसको कोई भी वैल्यू इसमें दे सकते हैं जिसके लिए ये डिफाइंड है यानी कि परिभाषित है। f(x) = x²। अगर इसका ग्राफ आप देखेंगे प्यारे बच्चों तो इसका ग्राफ किस तरह से आता है, ये बहुत काम की चीज है कक्षा 12 के बच्चों के लिए भी, क्योंकि आगे जाके आपका जो इंटीग्रेशन है उसमें भी ये यूज होगा। तो 0 पे 0 मिला, 1 -1 2 -2 3 -3। ठीक है नहीं, तो 0 पे इसको हमने वैल्यू दी तो 0 ही मिला। 1 पे हमने वैल्यू दी तो हमको 1 मिला। 2 पे हमको वैल्यू दी तो 1 2 3 4। 2 पे हमको वैल्यू जो मिली वो हमको मिली 4। ठीक है नहीं, इसी तरह से -1 पे हमको जो वैल्यू मिली 1 मिली और -2 पे हमको वैल्यू मिली 4।
तो जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हम -1, 1, 2, 3 इंटीजर्स के रूप में ही दें, तो इसमें हम फ्रैक्शनल भी दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट अप कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसमें -1/2 अगर देते हैं, अगर हम 1/2 देते हैं तो f 1/2 का मतलब हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। तो 1/2 पे हमारी वैल्यू लगभग यहाँ पे आएगी। तो इनको जब हम मिलाते हैं ऐसे, तो ये हमें इस प्रकार का ग्राफ देता है, fx = x² या y = fx = x²। ये आपने ग्राफ 11th में आपने पढ़ भी रखा है। ये ग्राफ है हमारा किसका, परवलय का, पैराबोला। ये ग्राफ हमारा किसका ग्राफ है, परवलय का ग्राफ है। अब किसकी बात करते हैं, हम डोमेन की बात करते हैं कि क्या क्या वैल्यू इसमें हम पुट अप कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें हम 0 भी दे सकते हैं, 0 से बड़ी पॉजिटिव नंबर्स भी इसमें पुट अप कर सकते हैं, और 0 से छोटी यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी इसमें हम पुट अप कर सकते हैं। यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी डिफाइन है और नेगेटिव वैल्यू के लिए भी डिफाइन है। तो इसका डोमेन जो होगा, इसका डोमेन भी हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब जब इसकी रेंज की बात करते हैं, अब ध्यान रहिए, यहाँ पर रेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके जेईई मेंस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए भी है, अन्य बच्चों के लिए जो बोर्ड के हमारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। रेंज की जब हम बात करते हैं, ध्यान रहे, किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। क्या हम कोई ऐसा नंबर इसको दे सकते हैं जो हमको नेगेटिव नंबर दे? नहीं दे सकता है। तो यहां पर जब हम इसके रेंज की बात करेंगे, तो रेंज में हमको, रेंज का मतलब है जो y एक्स में वैल्यूज हमको मिल रही है। तो y एक्स में आप यहां पर देख रहे हैं, जो मिनिमम वैल्यू हमको मिल रही है वो मिल रही है यहाँ पे 0। मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। और मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है। ये जो हमने ग्राफ खींचा है ये आगे भी ऐसे जा सकता है। तो इसकी रेंज जो होगी, क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड है, तो यहां पर 0 में हम बड़ा, जो हमने इंटरवल पढ़ रखा है वो बड़ा, यानी कि अगर 0 इंक्लूड होता है तो बड़ा हम कोष्टक लगाते हैं, इसमें बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। तो 0 to ∞ इस फंक्शन की हमारी रेंज होगी। तब अब देखो आगे हम बात करते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। और कोडोमेन की जब हम बात कर देंगे, कोडोमेन की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर फंक्शन सच दैट R to R डिफाइंड है, तो R इसका हमारा जो जिसमें fx की वैल्यूज हमको मिल रही हैं, सेट ऑफ fx, वो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट जो R है ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा। तो आगे हम अगला फंक्शन इसमें देखते हैं। हाँ, तो आगे हम देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक फंक्शन की और इसमें बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल और बात कर लेते हैं। fx सपोज दैट आपका x³ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी अगर आप ग्राफ अगर देखना चाहें तो इसको भी हम ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग इसका ग्राफ आता है, और कई जगह आपका आगे भी ये काम आएगा। ये x है, ये आपका fx है, ठीक है। अब इसमें जब हम 0 इनपुट करेंगे, तो यहां पर लिख भी देता हूं मैं, f0 इनपुट करेंगे तो हमें 0 का क्यूब यानी कि हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ग्राफ ड्रॉ करना भी सभी बच्चों को आना चाहिए। जब आप ग्राफ समझेंगे तभी आपको फीलिंग आएगी कि वास्तव में हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 0 इनपुट करते हैं तो हमको 0 मिलता है। अगर हम इसमें सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं, हम फ्रैक्शनल नंबर लेंगे ताकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमको तो समझना है। अगर हम 1 वैल्यू पुट अप करेंगे तो 1 का क्यूब यानी कि हमको कितना मिलेगा, 1 पे हमको 1 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से एक से पहले पॉजिटिव नंबर कर लेते हैं। f 0 पे 0, 1 पे 1, 2 अगर इसमें पुट अप करेंगे
इनपुट 2 देंगे x की वैल्यू, तो 2 का क्यूब यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 8, यानी कि 1 2 2 पे हमारा 8 होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लगभग हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से अगर F3 की बात करेंगे तो 3 का क्यूब यानी कि कितना आ जाएगा 27, यानी कि 27 लगभग इधर आएगा, तो उसको छोड़ देते हैं अभी। इसी तरह से अगर इसमें हम F-1 पुटअप करेंगे तो -1 पे हमें जो मिलेगी, इसको भी नोट कर लेते हैं पहले। 1 पे 1 और 2 पे हमको वैल्यू मिली 8, 3 पे वैल्यू मिली हमको 27, -1 पे मिलेगी इस तरह से -1, -2 पे मिलेगी हमको -8, -3 पे मिलेगी -27, क्योंकि माइनस इंटू माइनस का साइन हमारा क्या आएगा माइनस आएगा। इसकी वैल्यू -1 का क्यूब -1, F-2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि -8, F-3 का मतलब -3 का क्यूब इज इक्वल टू -27। तो इस तरह से हमको ये वैल्यूज हमें मिली। तो पहला पेयर हमारा 0 0 का आया, दूसरा हमारा 1 पे हमारा कितना आया था 1 आया था, दूसरा हमारा 1 1 आया, तीसरा हमारा आएगा 2 8 आया। तो इतना ही हम खींचते हैं। अगर हम -1 पे देते हैं तो -1 आपका इधर होगा x एक्स में -1, तो इसकी वैल्यू हमको कितनी मिलेगी -1 ही मिलेगी। ठीक है नहीं, यानी कि ये वैल्यू जो है, वैल्यू कैसे लिखते हैं, ये -1 दिया, ये इसको -1 जो इधर हमारा है, इन दोनों को ऐसे मिला के तो ये वैल्यू हमको मिली। ठीक है नहीं। इसी तरह से -2 हमारा ये पॉइंट है, -8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 हमारा ये है, यानी कि ये वैल्यू जो है हमारी ये वाली और ये वैल्यू। ठीक है बच्चों। तो -2 पे हमको कितनी वैल्यू मिली -8। तो जब हम इसका ग्राफ देखते हैं तो हमको ग्राफ मिलता है कुछ इस तरह का। ये इस प्रकार का ग्राफ जब भी आपको मिलेगा, आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा किसका होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का होता है। ठीक है। अब इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि इसका डोमेन क्या है, यानी कि किन वैल्यूज के लिए ये हमारा डिफाइंड है, परिभाषित है। डोमेन का मतलब प्रांत, इसका प्रांत क्या है। इसका प्रांत आप देखें, x की हम कोई भी वैल्यू 0 देख सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 1/2 दे सकते हैं, कोई इरेशनल नंबर √2 दे सकते हैं, √3 दे सकते हैं, कुछ भी हम इसमें पुटअप कर सकते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू हमको अवश्य देगा। तो इसका डोमेन भी हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। अगर इसकी रेंज की बात कर रहे हैं तो इसकी रेंज कहां से कहां तक आएगी, 0 पे 0 आ रहा है, और जो हम चाहे पॉजिटिव दे रहे हैं या नेगेटिव दे रहे हैं, कुछ ना कुछ वैल्यूज हमको मिल रही हैं। हमको y की जो वैल्यू है, यानी कि fx की जो वैल्यूज हैं, वो पॉजिटिव भी मिल रही हैं टू इन्फिनिटी, और हमें नेगेटिव वैल्यू भी मिल रही है, -1 -8 -27, ये वैल्यूज भी हमें मिल रही हैं। तो इसका रेंज भी हमारा क्या हो जाएगा, -∞ टू +∞। एक बार और देख लीजिए, इधर आपका -∞ हुआ, इधर आपका +∞। इसको ऐसे भी दिखाते हैं क्योंकि ये हमारे नंबर हम इनपुट कर रहे हैं। इसी तरह से y की भी ये ऊपर जो भी वैल्यू मिलेंगे +∞, और नीचे जहां तक वैल्यू जाएंगी वो कहां तक जाएंगे, -∞। तो इस फंक्शन का डोमेन R हो गया, रेंज भी आपका R हो गया, और इसका कोडोमेन भी हमारा R होगा। तो अब देखते हैं हम इसका अगला फंक्शन। ठीक है। हाँ, तो बच्चों अगला हमारा जो फंक्शन है वो है परिमेय फलन, जिसको हम रेशनल फंक्शन कहते हैं। जैसे परिमेय नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, P/Q where Q is not equal to 0, P and Q are integers। कोई भी रेशनल नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होता है और P, Q और Q इंटीजर्स होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम परिमेय फलन की बात भी करेंगे। यहाँ पे जो हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कैपिटल एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स
बराबर एफ एक्स बट्टे जी एक्स है, जहां पर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि एफ एक्स भी एक बहुपद है और जी एक्स भी एक बहुपद है। तो बहुपद बट्टे पहला बहुपद बट्टे दूसरा बहुपद, ये हमारा कहलाता है परिमेय फलन, जिसको हम कहते हैं रेशनल फंक्शन। अगर हम इसको इनपुट में सपोज एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, 1 भी हमारा रेशनल है और x भी हमारा रेशनल है। 1 भी बहुपद होता है, ये ध्यान दें, आपने पिछली कक्षा में 1 को कहते हैं अचर बहुपद, ठीक है नहीं। तो इसमें जब हम 1 इनपुट करते हैं तो 1/1 हमको 1 मिलता है। अगर हम इसमें 1/2 इनपुट करते हैं 1/2, तो 1/2 करने पर हमको 1/1/2 यानी कि हमको कितना मिलता है 2 मिलता है। अगर 2 इनपुट करते हैं तो हमको मिलता है 1/2। अगर हम इसमें 1/3 इनपुट करते हैं तो 1/1/3 तो हमको मिलता है 3। इसी तरह से अगर हम इसमें -1 इनपुट करते हैं तो हमको मिलता है -1। -2 पे हमको मिलता है -1/2। -1/2 अगर हम इसमें इनपुट देंगे तो -1/2 का मतलब इसका हमको मिल जाएगा -2। इसी तरह से -1/3 पे हमको मिल जाएगा -3। तो इस तरीके से हमको ये वैल्यूज मिलेंगी। अब इसका जब हम ग्राफ देखते हैं तो देखिए ग्राफ किस प्रकार का था, बड़ा इंटरेस्टिंग इसका ग्राफ है। ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये हमारा रेशनल फंक्शन है। अगर जब इसके हम ग्राफ की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए, इसको हम 0 इनपुट नहीं देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा x नॉट इक्वल टू 0। अब कौन सा फंक्शन, जब हम बार बार कह रहे हैं कि परिभाषित है परिभाषित नहीं है, तो जिस फंक्शन के अगर कोई आपका रेशनल फंक्शन है उसके अगर डिनोमिनेटर में यानी कि उसके हर में अगर 0 आता है 1/0 के फॉर्म में, या कोई नंबर अपॉन 0, कोई भी नंबर रियल नंबर अपॉन अगर 0 आता है तो ये डिफाइन आपका नहीं होता है। एक तो ये डिफाइन नहीं होता, दूसरी चीज आप ये याद रखिए, अगर अंडर रूट के अंदर अगर माइनस नंबर आता है, नेगेटिव नंबर कोई नंबर आता है, तो वो भी हमारा डिफाइन नहीं होता है। तो आइए इसका ग्राफ देखते हैं। एक्स डैश वाई डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं क्योंकि इसका ग्राफ कुछ दूसरे प्रकार का आएगा। ये लाइन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2 और इधर हमारा 3, ये -1, सॉरी ये 1 और ये 2 और ये हमारा 3, ये -1, ये -2 और ये -3। अब देखिए जब इसको हम 1 इनपुट देते हैं तो हमको वैल्यू 1 मिलती है, तो ये हमारा एक पॉइंट ये आ गया। अगर हम इसको 1/2 देंगे तो 1/2 देने पे इसकी वैल्यू हमारी आएगी 2 आएगी, यानी कि अगर हम इसको, ये 1 है, 1/2 कहीं ये जो ओरिजिन है हमारा मूल बिंदु है इससे कहीं यहाँ पर होगा, 1/2 पे इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो लगभग हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है नहीं। 1/2 पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है नहीं। इसी तरह से अगर हम इसमें 2 इनपुट देते हैं तो 2 पे इसकी वैल्यू 1/2 आएगी, यानी कि 1/2 लगभग हमारा इसके आसपास होगा, तो ये आएगा, ठीक है नहीं। इसी तरह से हमने 3 पॉइंट लिखे, एक ये वाला, एक ये और एक ये। और इसी तरह से अगर हम इसमें निगेटिव वैल्यू पुटअप करते हैं, -1 अगर देते हैं, ये वाला -1 -2 -3, ये 3 वैल्यूज हमने लिखी हैं। -1 इनपुट करते हैं तो हमको मिलता है -1 ही मिलता है, ये -1 है, तो इसमें जो पॉइंट मिलेगा हमको ये मिलेगा, ठीक है नहीं। इसी तरह से -1/2, अगर इससे छोटा अगर नंबर बड़ा नंबर लेंगे -1/2 तो यहाँ पर हमको मिलेगा -2, यानी कि यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आएगी वो लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ठीक है ये। और अगर हम इसको ऊपर साइड लिखते हैं -1 -2 -3, तो ये ग्राफ हमें मिलेगा -1 और -1/3, तो ये ग्राफ हमें कुछ
इस तरह से मिलेगा, ठीक है नहीं। तो ये ग्राफ जो है ये होता है आपका fx इज इक्वल टू 1/x। इस ग्राफ का एक नाम और है जिसको हम कहते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। इसका नाम एक और है हाइपरबोलिक फंक्शन, क्योंकि इसका ग्राफ हाइपरबोला की तरह होता है, तो इसलिए इसको fx इज इक्वल टू 1/x को हम कहते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोला मीन्स अति परवलय, अति परवलय की तरह ये होता है। अब इसके जब हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन का मतलब होता है द सेट ऑफ नंबर्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो ये केवल जीरो पे डिफाइंड नहीं है, तो इसका जब इसको हम मिटाना, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। जब हम इसकी डोमेन की बात करेंगे, डोमेन की जब हम बात करेंगे तो इसका डोमेन हो जाएगा आपका आर सारे रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो के अलावा। अब लिखने का तरीका भी है, जीरो केवल एक नंबर है, एक नंबर है, इसको हम जीरो इस तरह से लिखेंगे। अगर ऐसा लिखेंगे खाली r माइनस जीरो तो ये हमारा गलत है। तो इसका जो डोमेन है वो है r माइनस जीरो। और अगर इसकी रेंज की बात करेंगे, इसकी रेंज यानी कि ये क्या क्या वैल्यू हमको दे सकता है, इसमें आप देखिए ये वैल्यू हमको कभी भी जीरो नहीं दे सकता है। कोई भी नंबर इसमें पुटअप करेंगे जीरो इसमें नहीं आएगा, तो इसकी रेंज भी हमारी हो जाएगी r माइनस जीरो। और कोडोमेन इसका हो जाएगा अगर फंक्शन f सच दैट r माइनस जीरो टू r अगर डिफाइंड है तो ये r इसका कोडोमेन यानी कि सह प्रांत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और आप का डाटा भी ज़्यादा खर्चा होगा, इसलिए हम अगला जो दो फंक्शन है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मॉडुलस, सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन तीन फंक्शनों की बात हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में आप देखिए जो हमारे तीन फंक्शन है, मॉडुलस, सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थैंक यू।